दुनिया आगे बढ़ रही है। आज विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से मंजिल तक पहुंचने में बाधाएं कम हो गई हैं। लेकिन परिवहन के हर साधन के अपने जोखिम होते हैं। इस कड़ी में हम कार, रेल और हवाई यातायात से जुड़े उन तरीकों को जानेंगे जिनसे विज्ञान इन आपदाओं को कम करने की भूमिका निभा सकता है। आइए प्रत्येक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सड़क यातायात को लेते हैं, जिसका उपयोग हर भारतीय कर रहा है। हमारे यहाँ कारों की संख्या के आंकड़े चिंताजनक है। वर्ष 2017-18 में 2.49 करोड़ वाहनों के पंजीकरण के साथ ये आंकड़ा अपने उच्च स्तर तक पहुंच गया, यानी एक दिन में लगभग 68,418 कारें। क्या सड़क पर इतने सारे वाहनों की मौजूदगी आपदा का कारण बन सकती है? बिल्कुल। केवल 2017 में ही भारत में 1,47,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। अगर इसे युद्ध के परिदृश्य में देखा जाए तो ये संख्या हमारे सभी युद्धों में मारे गए लोगों की संख्या से अधिक है। हर दिन तकरीबन 1260 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। देश में हर एक मिनट एक गंभीर सड़क दुर्घटना होती है। भारत में सड़क दुर्घटना के कारण हर 4 मिनट में एक मौत होती है। ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। आखिर इन दुर्घटनाओं की वजह क्या है? आंकड़ों से पता चलता है कि ड्राइवरों की गलती दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद वाहनों में दोष, खराब सड़कों की स्थिति और पैदल चलने वाले लोगों का सड़क पर मौजूद होना है। इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सड़क सुरक्षा में सुधार के कुछ उपायों को देखने के लिए हम नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान पहुंचे। यहां वास्तव में सड़क डिजाइन पर कार्य किया जा रहा है। आइए अब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलते हैं, जहां दुर्घटनाओं का बहुत जोखिम रहता है। इसे कैसे सुरक्षित बनाया जाए? So we gave a holistic solution to them for this existing road. What sort of safety recommendations which need to be put on the road to make it safer for different type of road users who are using the road. उदाहरण के लिए ड्राइवर और वाहनों के व्यवहार की निगरानी के लिए यहाँ एक तंत्र मौजूद है। सीसीटीवी के अलावा संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा यहाँ सुरक्षा तंत्र द्वारा वास्तविक निगरानी की जाती है। संरचनात्मक बदलावों पर भी काम किया गया है। उदाहरण के लिए पहले सड़क के डिवाइडर कंक्रीट से बने होते थे। किसी कार दुर्घटना में इससे जानलेवा चोटों का जोखिम बढ़ जाता है। अब डिवाइडर आघात अवशोषक पदार्थों से बने होते हैं। ये कुछ हद तक जोखिमों को कम करता है। Basically, to address these safety related issues, there is a concept which is followed in Western world and also in India also since around 2000. There is a concept called as a road safety audit. In Indian context, you can expect even the pedestrians may tend to cross the road at any location. So that need to be addressed from where is the appropriate location for them to be given the provision for crossing the road. So that we try to investigate it as part of the design stage audit. आगे जोखिमों को कम करने में ड्राइवर के व्यवहार को समझने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है। इसलिए CRRI ने एक अभिनव ड्राइविंग सिम्युलेटर तैयार किया है। ये कुछ समस्याओं को सामने लाता है जिनसे सड़क पर अच्छी ड्राइविंग करने में बाधा आती है, जैसे कि अपर्याप्त ध्यान, अपर्याप्त प्रतिक्रिया समय और आंखों व हाथों के बीच अपर्याप्त समन्वय क्षमता। इस सॉफ्टवेयर से भारतीय सड़कों की विशेष स्थितियों की एक श्रेणी में काम किया गया है, जैसे गड्ढे, सड़क पर लोगों का आचरण, जैसे गलत साइड से ड्राइविंग और ट्रैफिक का विभिन्न रूप। और इससे ड्राइवरों द्वारा यातायात उल्लंघन और सुरक्षा में खामियों की भविष्यवाणी आसान होगी। इससे लापरवाह ड्राइवरों को सड़क से दूर रखा जा सकता है,
विशेषकर तब जब यह सिम्युलेटर देश भर के सभी परिवहन प्राधिकरणों में आसानी से उपलब्ध हो। We have the actual cars and accessories inside the vehicle. So everything is actual. Just the virtual screen is there to find out how it react. And there are certain kind of actual hazards on the road, like some dog is coming suddenly. The driver may not know that dog is coming, but the instructor can conduct those things, insert those things on the road. टोबी प्रो आईवीआर जैसे नए उपकरण ड्राइवर के व्यवहार का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ये चश्मा ड्राइविंग व्यवहार को बेहतर करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए यह ड्राइविंग विदाउट अवेयरनेस, यानी अगर आप वाहन चलाते समय अपने आसपास के यातायात के प्रति सजग नहीं है तो ये आपको सजग करेगा। इस तरह हाजिर व्यवहार हमारी सड़कों को सुरक्षित बना सकता है। Suppose there are road signs, whether the driver is actually concentrating towards that road sign or not. So appropriately what infrastructure is concentrating on the road, that is very important. So eye tracker is for that very important, paying attention on the road what kind of infrastructure is that. Also he is taking attention inside the vehicle. So what kind of attention he is taking, that minute by minute that is recorded inside the system. कार निर्माता कई सुरक्षा उपकरणों पर काम कर रहे हैं, जैसे सीट बेल्ट, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और एयर बैग, और ये उपाय सड़क सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आज ज्यादातर कारों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम उपलब्ध है। ये एक ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली है जो वाहनों के पहियों को ब्रेक लगाते समय सड़क की सतह के साथ बनाए रखता है। ये पहियों को लॉक होने से रोकता है और अनियंत्रित स्किडिंग से बचाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण एयर बैग है, जो टक्कर के मामले में क्षति को कम कर सकता है। जब एक कार टकराती है तो कार की गति अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों को आगे की तरफ धक्का लगता है। ऐसे में एक एयर बैग उस धक्के के प्रभाव को कम करते हुए यात्रियों की गति को शून्य कर देता है। सड़कों पर ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी कारों में एबीएस और एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सरकार का सुझाव है कि सभी कार स्पीड मॉनिटर, रिमाइंडर सिस्टम के साथ सीट बेल्ट का उपयोग करें। भारत नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी एनसीएपी को भी लागू करने की योजना है, जो वाहनों को सुरक्षा के आधार पर दर्जा देगा। सड़क सुरक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू टायर है, जो वाहन और सड़क के बीच संपर्क का एकमात्र जरिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो सड़क पर टायर के प्रदर्शन और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि टायर में हवा का दबाव। जब टायर में हवा उचित हो तभी वो सड़क पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसलिए कम और ज्यादा हवा का दबाव भी मुद्दा है। टायर के तले का आकार और उसकी घिसाई की निगरानी करना भी कुछ समस्याएं हैं। टायर फटने की वजह से आप कार का पूरा नियंत्रण खो सकते हैं। इसका एक और आम कारण तापमान है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, टायरों के अंदर की हवा गर्म हो जाती है, जिससे दबाव बढ़ जाता है। इसके अलावा सड़क की सतह और टायर के बीच का घर्षण भी टायर को बाहर से गर्म बनाता है और रबर को कमजोर कर देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में टायर ज्यादा फटते हैं। इसे रोकने का एक तरीका यह है कि टायर में नाइट्रोजन भरी जाए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर टायर में 78% नाइट्रोजन है, यह गैस ऑक्सीजन की तुलना में टायर के रबर द्वारा कम मात्रा में विस्थापित होती है। इसका मतलब है कि आपकी कार के टायरों में तापमान में बदलाव के साथ कम दबाव बनेगा, जिससे टायर के गर्म होने के बावजूद दबाव स्थिर बना रहेगा। इससे दुर्घटनाएं कम जरूर होंगी, लेकिन इन्हें पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें नाइट्रोजन से भरे टायर भी फटे हैं। कई समस्याएं हैं, लेकिन इनके समाधान भी कई हैं। जो समाधान हमने बताए हैं, उम्मीद है कि भारतीय सड़कों पर उनसे मौतों की संख्या में कुछ कमी जरूर आएगी।
ब्रेक के बाद हम ये पता लगाएंगे कि भारतीय रेलवे को सुरक्षित बनाने में विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा रहा है। देखते रहिए। परिवहन आपदाओं के हमारे अध्ययन में अब हम सड़क से रेल के ट्रैक पर आते हैं। भारतीय रेल हमेशा राष्ट्र के लिए गर्व का विषय रही है और ये बात सही भी है। ये एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल प्रबंधन के तहत ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें 7,000 से अधिक स्टेशन 1,15,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक से जुड़े हैं। इन ट्रैक्स पर 12,617 ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, जो प्रतिदिन 2.3 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाती है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी को ढोने के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल उद्यम में सुरक्षा सुनिश्चित करना कैसे संभव है, खासकर इस संदर्भ में भी कि ये भी दुनिया की सबसे पुरानी रेल व्यवस्थाओं में से एक है। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन ट्रैफिक रेल बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में रेल दुर्घटनाओं में 15 से 20% तक की कमी आई है। इस सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद अब भी काफी रेल दुर्घटनाएं होती हैं, जिसे कम करने में रेल विभाग प्रयासरत है और इसलिए आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए सुरक्षा में सुधार के लिए निरंतर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पटरी की टूट फूट से कई बार रेल पटरी से उतर जाती है। पटरी में टूट फूट आसानी से हो जाती है, जैसे ट्रैक की दरार। ये दरार कभी कभी चौड़ी हो जाती है। आमतौर पर ऐसा भारी बोगियों के दबाव के कारण होता है। ये ज्यादातर मौसम की वजह से भी हो सकता है, जब तापमान में अधिकतम और न्यूनतम का महत्वपूर्ण अंतर आता है, क्योंकि इससे पटरियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। जब पटरियों में दरार पड़ती है तो बोगी पटरी से उतर जाती है, जिससे उसके पीछे के सभी कोच उतरने लगते हैं। भारतीय रेलवे के पास देश भर में 1,15,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक हैं। इसके पास ट्रैकमैन का एक पूरा विभाग भी है, जिसकी पूरी नौकरी पटरियों के रखरखाव के इर्द गिर्द घूमती है। ये 2 लाख ट्रैकमैन हर सुबह 15 किलो उपकरणों को साथ लेकर चलते हैं। प्रत्येक 5 किलोमीटर में रेल की पटरियों के प्रत्येक इंच का निरीक्षण करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी नट या बोल्ट ढीला ना हो। ये एक मेहनत वाला और थकाऊ काम है। जब भी वे पटरी में कोई खामी देखते हैं, उसे तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, क्योंकि इससे हमारी ट्रेनों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होता है। आज भी इसी तरह के परीक्षण अल्ट्रासोनिक परीक्षण उपकरणों द्वारा किया जा रहा है। ये परीक्षण ट्रैक की पूरी लंबाई में किया जाता है। इस मशीन से निकलने वाली तरंगे ट्रैक में प्रवेश करती हैं। परिलक्षित संकेतों को प्राप्त करके उनका विश्लेषण किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि ट्रैक में कोई दरार है या नहीं। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए अन्य नवाचार भी उपलब्ध हैं, जैसे उत्तर मध्य रेलवे की ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली यानी TPWS को ही ले लीजिए। ये कैसे कार्य करता है? हम भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस पर इसके क्रियान्वयन का पता लगाते हैं। अब ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर पहुंचते ही एक अलार्म बंद हो जाएगा और सिस्टम स्वचालित रूप से ब्रेक लगाना शुरू करेगा और ट्रेन को रोक देगा। इसी तरह यदि ट्रेन किसी सिग्नल पर बहुत तेजी से पहुंचती है या किसी सिग्नल पर रुकने में विफल रहती है, तो ब्रेक ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक लेगा। If there is a train crash, a train accident, then we know it's a disaster because many more people are involved. So a lot of automated systems are introduced, and also not just that, if one layer of automation fails, what can be a second layer of safety which can come into the picture, and this is all based on a lot of intensive research. रेल यातायात में वृद्धि के साथ ट्रैक के एक ही खंड के बीच कई रेल एक साथ चलती हैं।
इनके बीच विनिमय दूरी 500 मीटर होती है, लेकिन इनमें एक जोखिम भी है, एक दूसरे के साथ टकराने का। इसे रोकने के लिए एक तकनीक उपलब्ध है। इसलिए यदि ट्रेनें इस निर्धारित दूरी से ज्यादा पास होती हैं, तो एक चेतावनी होती है जिसे दूसरी ट्रेन के चालक को कम गति से आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। यदि दूरी खतरनाक रूप से करीब है तो दूसरी ट्रेन को रोक दिया जाता है। Because all these are what is called complex and non-linear systems, which means that the outcomes are not very easily predictable. So for such systems, the thinking came that we have to make the systems safer. We have to build several layers of safety, so build in redundancy in the system. तेज गति वाली रेलों के टकराने का खतरा होता है, लेकिन विशेष रूप से व्यस्त टर्मिनलों में स्टेशनों और डिपो से धीमी गति से चलने वाली ट्रेनों का जोखिम भी है। इसलिए किसी स्टेशन में ट्रेन की आवाजाही की निगरानी करने के लिए सिस्टम है। एक सातों दिन 24 घंटे वाला नियंत्रण केंद्र स्टेशन में ट्रेनों के सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करता है। वे ट्रेनों को वांछित प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए स्विच करते हैं या बिना रुके स्टेशन से गुजरने देते हैं। इन सभी और कई नई तकनीकों के साथ रेलवे हर जगह सुरक्षित होती जा रही है। ये एक ऐसी दुनिया में महत्वपूर्ण है जहां अधिक से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं। आगे है हवाई यातायात सुरक्षा, एटीसी कैसे काम करता है, हवाई मार्ग में आपदाओं को रोकने के लिए कौन सा तंत्र है, जानने के लिए देखते रहिए। अब समय है जमीन से हवा का रुख करने का। 2016-17 में लगभग 26.5 करोड़ यात्रियों ने भारत के हवाई अड्डों से उड़ान भरी। विमान की आवाजाही की कुल संख्या बढ़कर 20,05,000 हो गई और 2015-16 के दौरान एयर फ्रेट को 20,53,000 टन तक पहुंचाया गया। दुनिया भर में एक दिन में 1 लाख से अधिक उड़ानें भरी जाती हैं। इतने सारे विमानों के साथ हवा में टकराने का खतरा क्या होता है और जब ऐसा हो तो इससे कैसे निपटा जाए? लेकिन पहले आइए वायु यातायात की आपदाओं के कारणों का पता लगाएं। विमान दुर्घटनाओं में 50% सबसे बड़ा कारण पायलट की गलती होता है। 22% यांत्रिक खराबियों के कारण होता है। लगभग 12% खराब मौसम के कारण होते हैं। हालांकि ऐसे मौसम के कारण उड़ानों को उतार भी लिया जाता है। 9% दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण होती हैं और 7% दुर्घटनाएं एटीसी में गड़बड़ी जैसे मानव गलतियों के कारण भी होती हैं। चलिए 2 विमान आपदाओं को देखते हैं जिन्होंने काफी अलग कारणों से सुर्खियां बटोरी। पहली दुर्घटना 1996 में हुई थी। 12 नवंबर को भारत के चरखी दादरी में 2 विमानों सऊदी फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस 1907 के बीच एक घातक मध्य टक्कर हुई। दोनों विमानों में सवार सभी 349 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई। क्या गलत हुआ? विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुए? विमान में लगा हुआ ब्लैक बॉक्स हमें यह बता सकता है कि उड़ान के दौरान क्या गलत हुआ था। ब्लैक बॉक्स उपकरण को विमान की पूंछ में लगाया जाता है क्योंकि दुर्घटना में पूंछ के बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसमें 2 अलग अलग उपकरण होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। FDR उड़ान से जुड़े 88 आवश्यक पैरामीटर रिकॉर्ड करता है जिसमें एयर स्पीड, ऊंचाई, रडार की स्थिति और वायु दबाव शामिल है। CVR केबिन में लोगों की सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है। चरखी दादरी उड़ान के मामले में ब्लैक बॉक्स और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी से पता चला कि कजाक पायलट अपने निर्धारित ऊंचाई से कम उड़ान भर रहा था। एक छोटी सी गलती और इतनी भयंकर दुर्घटना। In safety point of view, you like to have some separation distance physically. So within that separation envelope, if the other aircraft they come close enough, actually, that's also called collision in theoretical sense essentially. So every vehicle should carry some sort of a safety envelope around it,
and every other vehicle should be away from that safety envelope all the time. So then only we call that as prevention of collision. इस तरह की दुर्घटना से बचाव में एक नए सुरक्षा कवच जिसे अर्ध गोलाकार नियम कहा जाता है, इसे उपयोग में लाते हैं। इससे विपरीत दिशाओं से उड़ान भरने वाले विमानों को समान ऊंचाई पर आने से रोका जाता है, जिससे टकराव की संभावनाएं कम होती हैं। भारत में नागर विमानन प्राधिकरणों ने भारत और उसके बाहर उड़ान भरने वाले सभी विमानों को ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से लैस करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे TCAS के अनिवार्य उपयोग के लिए दुनिया भर में एक मिसाल कायम हुई है। इस TCAS के दो प्रमुख घटक हैं, TCAS एंटेना और ट्रांसपॉन्डर। इसलिए विमान में ट्रांसपॉन्डर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि इसकी स्थिति, ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर गति भेजते हैं। ये एंटेना अन्य ट्रांसपॉन्डर से डेटा पाने के लिए आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है। जैसे ही कोई जहाज स्कैन क्षेत्र में आता है, ये पायलट को चेतावनी संकेत भेजता है। आज वायु यातायात सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC का मुख्य काम वायु यातायात को विनियमित करना है, जिससे यह एक न्यूनतम विलंब के साथ सुचारू रूप से चलता रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों के पास परिष्कृत राडार सिस्टम होता है, जो उन्हें उनके नियंत्रण वाले हवाई क्षेत्र का अवलोकन प्रदान करता है। राडार पल्स एक रेडियो तरंग होती है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, जैसा कि इस हवाई जहाज से। प्रतिबिंबित तरंगों को एक एंटेना प्राप्त करता है और ATC में इसे एक स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। अधिकांश विमानों में एक ट्रांसपॉन्डर होता है। जब ये एक राडार से स्पंदन प्राप्त करता है तो ये 4 अंकों के कोड में जवाब देता है। ये कोड पायलट ट्रांसपॉन्डर में सेट करता है। इसलिए ATC नियंत्रक न केवल अपने क्षेत्र में प्रत्येक विमान का मूल राडार रिटर्न देख सकते हैं, बल्कि संख्या के आधार पर प्रत्येक विमान के बारे में जानकारी भी पा सकते हैं, जैसे उसके प्रकार, ID नंबर, ऊंचाई, गंतव्य आदि, और सुनिश्चित करते हैं कि विमान एक दूसरे से टकराव की स्थिति में न हो और आवाजाही के लिए अनुक्रम कर सकें। आइए अब ATC से परे अन्य तरीकों को देखें जिनमें विमान संबंधी आपदाएं हो सकती हैं। इसके लिए हम 2010 में मैंगलोर में हुई एक विमान की लैंडिंग को देखते हैं। ये दुबई से एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो बोइंग 737-800 था और जिसमें 166 लोग सवार थे। जैसे ही पायलट ने विमान उतारा, वो रनवे से आगे निकलकर घाटी में गिर गया और उसमें आग लग गई। इनमें 158 लोग मारे गए और 8 बचा लिए गए। गड़बड़ी ढूंढने के लिए कई जांचें हुई, जिसमें ब्लैक बॉक्स ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंतिम स्पष्टीकरण दुखद था। पायलट सो गया था। जब पायलट लैंडिंग से पहले उठा तो माना गया कि वह उनींदा था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाए थे, लेकिन विमान रनवे से आगे चला गया। तो यह स्पष्ट रूप से एक घातक दुर्घटना थी, लेकिन इससे बचाव में कई संभावित जोखिम हैं, जैसे कि कोहरा या बर्फ पड़ने के दौरान सर्दियों में कम या न के बराबर दृश्यता वाले स्थानों पर लैंडिंग करना। आज कई विमान एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS से लैस हैं। जब पायलट रनवे के साथ दृश्य संपर्क स्थापित करने में असमर्थ होते हैं, तब यह सिस्टम लैंडिंग में मदद करता है। ये प्रणाली रेडियो सिग्नलों के संयोजन का उपयोग करती है जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई मामलों में एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसमें उच्च तीव्रता वाली प्रकाश श्रृंखला होती है। इस प्रणाली के 2 मुख्य घटक हैं। एक लोकलाइजर जो दाएं और बाएं मार्गदर्शन कराता है। इसमें लगा एंटेना कुछ मील तक रनवे की लंबाई के नीचे 2 पालियों को दर्शाता है। विमान पर ILS रिसीवर 2 आवृत्तियों के ओवरलैप की व्याख्या कर यह सुनिश्चित करता है कि लोकलाइजर के अनुसार जहाज के उड़ने की निर्धारित दिशा सही है या नहीं। ग्लाइड स्लोप ऊपर और नीचे के मार्गदर्शन के लिए है। ये उपकरण 90 और 150 हर्ट्ज लोब्स भेजता है, जिसकी व्याख्या ILS रिसीवर द्वारा की जाती है। ये जानकारी विमान को 3 डिग्री के कोण पर रनवे की ओर ले जाने में मदद करती है। ये तकनीक 1930 के दशक से उपलब्ध है, लेकिन अब ये हवाई अड्डों और उड़ानों में बहुत आम है। ये हमारे हवाई यातायात को सुरक्षित बनाने का एक और तरीका है जो महत्वपूर्ण है।
परिवहन के स्तर के बढ़ने के साथ विमानों, जहाजों और अन्य साधनों के बढ़ने तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ जीवन के लिए खतरनाक आपदाओं का पैमाना भी लगातार बढ़ रहा है। और इसलिए तेजी से बढ़ती दुनिया में हमारे परिवहन को सुरक्षित बनाने वाले नवाचार और प्रौद्योगिकियां आशा की किरण है।